दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अगर आप इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से भी अगर विरोध नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको लोकशाही कैसे कहेंगे? जो डर है सरकार को, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए है। क्या वो सत्ता चलाने के लिए गलत आदमियों के बिना काम नहीं कर सकते हैं? क्या अच्छे लोगों के एक्टिव होने से उनका काम कम हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इस कानून के ऊपर सोचना चाहिए सरकार को, बट सरकार के पास तो ये सबसे बड़ा हथियार है आवाज़ को दबाने के लिए। आदिवासी हों, दलित हों या देश में रहने वाला गरीब मुसलमान हो, इनकी आवाज़ उठाने वाले तमाम लोगों को जो इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इनके हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उनको मदद कर रहे हैं तो उनको या तो आतंकवादी कहा जाएगा या नक्सलवादी कहा जाएगा और ऐसा कहते हुए जेल में डाला जाएगा। 2% से कम एक्चुअल केसेस के कन्विक्शन है। नहीं, मतलब ये हुआ कि 98% लोग ने कुछ गलत किया ही नहीं है जिन पे ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं। और जैसा कि आपने खुद बोला कि फादर स्टैंड को तो कोविड के टाइम पे डाला गया था। वरा राव हैं, वो भी 82 ईयर्स के, वो तो सिर्फ कवि हैं। तो इतना तो क्या डर है सरकार को कि वो किसी को भी उठा के डालती है। इस बार 2-3 लोग कश्मीर के थे जो 12-12, 14-14 साल जेल में से निकल के वापस गए हैं घर। तो इसका क्या मुआवजा देंगे वो? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। साथ साथ वाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। इस वक्त हम अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी वाले रोड पर हम खड़े हैं, यूनिवर्सिटी रोड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है जस्टिस के लिए। आप देख सकते हैं स्टैंड विद स्टैंड। आप सब लोग जानते हैं कि फादर स्टैंड कौन थे, किस तरीके से इन्हें यूएपीए का इन पर आरोप लगाया गया और ये भी कहा गया कि इस देश में सबसे ज़्यादा उम्र वाले वो व्यक्ति थे जिन पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि जब भीमा कोरेगांव का जो मामला पूरा हुआ था, जो दंगा वगैरह जो हुआ था, उस वक्त ये कहा गया कि एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए थे। यह आरोप लगाया गया कि वो भड़काऊ भाषण फादर स्टैन ने दिए थे और उसके बाद यूएपीए का मुकदमा उन पर लगाया गया, उनमें जेल में ठूस दिया गया। आप सोचिए, 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी और उसके बाद उनके वकील ने, उनके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि एनआईए ने जो है वो सही तरीके से उनको जो मेडिकल जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी उन्हें नहीं मिली और उनकी मौत हो गई थी। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, गोदी मीडिया ये खबरें आपको दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ये मोदी का गुजरात है। अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी वाला जो रोड है वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो फादर स्टैंड के लिए इंसाफ मांगने की उम्मीद से यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। फादर यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा परिचय दीजिए अपना। फादर माय फादर सटिक प्रकाश हूँ, जेजुइट यीशु संगी छू और फादर स्टैन स्वामी ये 5 जुलाई तो गुजरी गया। वो भी जेजुइट था, पर लेकिन आदिवासियों के साथ काफ़ी साल से काम करा था झारखंड में। और आप तो बोल दिया अभी, यूएपीए का आरोप लगाकर जेल में था, तलोजा जेल। और इसकी उम्र तो 84 ईयर्स था और वो बीमार था और 5 जुलाई तो हॉस्पिटल में मर गया। अच्छा, ये आरोप भी कुछ लगाए उनके वकील ने कि कोरोना का टेस्ट उनका नहीं कराया गया था सरकारी अस्पताल में। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने फटकार लगाकर कहा कि इनका अच्छे अस्पताल में इलाज करवाइए। प्राइवेट अस्पताल में गए, फिर कोरोना का रिपोर्ट करवाया गया। ये तमाम आरोप भी लगे हैं एनआईए पर भी। जरूर जे पाकिस्तान का जे वकील है मीर देसाई, तो बहुत अच्छा से तो बताया है हाईकोर्ट में। तो कोविड का टेस्ट तो नहीं किया और जब भी होली फैमिली हॉस्पिटल में कोविड का टेस्ट किया तो देख सकते हैं को पाकिस्तान तो पॉजिटिव था। और इसके बाद तो लगभग चार हफ्ते के बाद तो बिगड़ती गई, फिर ज़्यादा उनकी हालत खराब होती गई। ठीक है, यहाँ पर और भी लोग उनसे हम बात करेंगे। देव देसाई हमारे साथ हैं।
देखो जिस तरीके से फादर स्टैन के साथ में जो चीज़ें हुई, यूएपी उन पर लगाया गया, आरोप लगाए गए कि गलत तरीके से उन पर यूएपी लगा है, उनके वकील ने ये बहस की। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे भी हमने और भी मामले देखे थे कि मणिपुर के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गौमूत्र से इलाज नहीं होता है कोरोना का। सिर्फ इतना कहने पर उन पर यूएपीए लगा दिया गया, उनको भी जेल में ठूसा गया। तो यूएपीए का एक हथियार के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं भी कोई भी सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करे या फिर लोगों के हक के लिए जब भी बात करते हैं, वो चाहे ट्राइबल के हक की बात हो या मालधारी के हक की बात हो या फिर दलित के हक की बात हो, तब ऐसे कानूनों का जो उपयोग है वो लोगों पे किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई इस कानून के ऊपर सोचना चाहिए सरकार को, बट सरकार के पास तो ये सबसे बड़ा हथियार है आवाज़ को दबाने के लिए। क्योंकि जो भी डिसेंट आवाज़ है, जो इस देश को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम करती है, संविधान की रक्षा करने का काम करती है, उनको कैसे चुप किया जाए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के अपने एजेंडा होते हैं, अपने सब कुछ होते हैं, बट इस देश का जो आम नागरिक है उसकी अपनी आवाज़ है, उसकी अपनी सोच है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, हमारे संविधान की कैसे रक्षा करनी है। एक नौजवान के तहत मुझे भी ये लगता है कि अपना संविधान सुरक्षित होना चाहिए और संविधान में जो हक दिए गए वो आम लोगों तक, गांव के, बिल्कुल जो गांधी जी ने भी कहा था कि गांव के छोर तक पहुंचने चाहिए। तो वो अगर नहीं पहुंच रहे और उसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर इस तरीके के कानून का इस्तेमाल करके, मतलब ये फादर स्टैन 84 साल के थे और उनको लास्ट उनके फ़ोटो आप देखो तो जिस तरीके से हॉस्पिटल में भी बेड़ियों के साथ जकड़ के रखा गया था, वो 84 साल के बुजुर्ग कहाँ भाग के जाने वाले थे। तो ये निर्दयता, और उसके साथ साथ जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको भी नौजवानों को और भी लोगों को जो डाला गया, हमारी ये डिमांड है कि उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए और ऐसे कानूनों का उपयोग हर किसी के ऊपर ना किया जाए। ये आतंकवादी नहीं है, इस देश के नागरिक है और इस देश के नागरिकों को ये हमारे संविधान ने हक दिया है कि हम अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए हम अपनी आवाज़ उठाए। अगर इसी तरह लोगों को डरा के, धमका के आप कब तक रखेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी लोग हमने देखा, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर युवा भी हैं, कुछ महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर फादर स्टैन को लेकर जो कर रही हैं। जिस तरीके से फादर स्टैन का जो पूरा मामला रहा है, यूएपीए का, जैसे देव ने भी बताया कि हथियार के तौर पर सरकार इस्तेमाल कर रही है विरोध के आवाज़ को दबाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। फादर स्टैन वाहिद ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं। गुजरात के भी कुछ मामले ऐसे थे, काफ़ी एज थी उनकी, उनके खिलाफ कोई सबूत पुख्ता नहीं थे, उसके बावजूद उनको उठाकर जेलों में डाल दिया गया, मानवीयता नहीं दिखाई गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा साध्वी प्रज्ञा और ऐसे कई लोग ऐसे थे, उनको ज़मानत दे दी गई थी। लेकिन फादर स्टैन, इनकी उम्र भी 84 इनकी एज थी, लेकिन इन्हें ज़मानत नहीं मिली, बार बार कहने के बाद भी। देखिए, एक तो ये है कि सिर्फ एक हमारे पास टेररिज्म या ऐसी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए लॉ नहीं है, बहुत सारे हैं। और जो ये बोलते हैं कि असामाजिक गतिविधियाँ कंट्रोल करने के लिए इस कानून का प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट पे भी बहुत सारा डेटा है, कोई भी सर्च करेगा तो मिल जाएगा। 2% से कम एक्चुअल केसेस के कन्विक्शन है। नहीं, मतलब ये हुआ कि 98% लोग ने कुछ गलत किया ही नहीं है जिन पे ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं। और जैसा कि आपने खुद बोला कि फादर स्टैन को तो कोविड के टाइम पे डाला गया था। वरा राव हैं, वो भी 82 ईयर्स के, वो तो सिर्फ कवि हैं। तो इतना तो क्या डर है सरकार को कि वो किसी को भी उठा के डालती है। इस बार 2-3 लोग कश्मीर के थे जो 12-12, 14-14 साल जेल में से निकल के वापस गए हैं घर। तो इसका क्या मुआवजा देंगे वो? परिवार है, अगर किसी की माँ अकेली है, उन पे डिपेंडेंट है, वो कैसे रहेगी? इस बार ये भी होना चाहिए। तो हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको ये बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए जेल में डाल देते हैं। और मेरे को नहीं समझ में आता कि सुप्रीम कोर्ट को भी इससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए, पर क्यों नहीं करते हैं? केस चलते जाते हैं, सालों साल केस चलते रहते हैं, 3-3 साल हो गए हैं, एक के बाद एक सिटिंग होती है, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट का सरकार को सिर्फ कह देना कि तुम सोचो, तुम देखो, तुम ठीक करो, वो एक बात है, पर अगर सिर्फ सरकार की ही चलेगी और जुडिशरी की जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चलेगी, तो फिर जो आम आदमी है वो किसके पास जाएगा? अच्छा, दूसरा क्या ये भी है कि सरकार जो है यूएपीए को लेकर भी काफ़ी सिलेक्टिव है। स्टैन स्वामी पर यह आरोप लगा कि कोई एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर उन्होंने कुछ भाषण दिया और उस पर जो है उन पर यूएपीए लगा दिया गया कि इन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद भीमा कोरेगांव के दंगे भड़के थे। जबकि हमने दिल्ली दंगों में देखा, बाकायदा वीडियो आए थे, गोली मारो सालों को, ये जो कहने वाले लोग थे उनके खिलाफ कोई यूएपीए नहीं, कोई कार्रवाई नहीं।
हाँ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि सरकार तो आरोपियों को बचा रही है और जो दंगा काम करने वाले लोग हैं उनके पीछे पड़ गई है, उनको जेल में डालना चाहती है। क्यों? तो जो डर है सरकार को, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए है। क्या वो सत्ता चलाने के लिए गलत आदमियों के बिना काम नहीं कर सकते हैं? क्या अच्छे लोगों के एक्टिव होने से उनका काम कम हो रहा है? क्या है असली बात, क्या है? तो यही हम लोग जानना चाहते हैं। तो जिस तरीके से देखा हमने, यहाँ पर ज़्यादातर आरोप ये लग रहे हैं कि जो विरोध के जो स्वर होते हैं, जो आवाज़ सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठती है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये लोगों का कहना है। जो लोग यहाँ पर स्टैन स्वामी के लिए जो लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इंसाफ मिले। यहाँ पर असीम अभी हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। असीम, जिस तरीके से आप लोग ये कैंडल लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं स्टैन स्वामी के लिए, विरोध की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है, ये आरोप हमेशा लगता रहा है। ऐसे में एक 84 साल के बुजुर्ग, ये भी कहा जाता है कि शायद ये देश के सबसे बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आतंकवाद का आरोप लगा था और उनकी मौत हो गई, लेकिन मानवता के आधार पर भी उन्हें जमानत नहीं दी गई थी। सही बात है। और अगर आप पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग को देखेंगे तो उसमें बड़ा साफ है, ये साबित हो गया कि उसको इतने महीने तक जब अंदर रखा है, तब तक फादर स्टैन को किसी ने, पुलिस ने या CBI ने, ये किसी ने भी पूछताछ की नहीं। इसका मतलब ये है कि उनको जो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है उसकी कोई ज़रूरत ही थी। तो यानी उनको क्यों रखा गया था, इसका भी तो कोई जवाब नहीं है। और ये जवाब पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ज़रूरी नहीं था उनको अंदर रखना, तो उनकी मृत्यु इस पूरे जो केस में जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया उसके कारण से है। और इस तंत्र का, हमारे देश के हर तंत्र की इसकी जवाबदारी को उनको लेनी पड़ेगी। क्या दूसरा, क्या ये सही है जो आरोप लगते हैं कि जो आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए लड़ता है, जो विरोध की, जो मजलूमों के लिए जो आवाज़ उठाता है, उसके साथ में इस तरीके की सारी घटनाएं होती है? फादर स्टैन का सबसे बड़ी जो योगदान थी, उसके बहुत सारे उनके फादर स्टैन की योगदान थी, पर आम तौर पे झारखंड में वो रहते थे और झारखंड के आदिवासियों को, मूलतः वो लोग आदिवासी, वहाँ के आदिवासी आगेवान या आदिवासी समाज के लोग क्या कह रहे थे, यही कह रहे थे कि हमें यहाँ हमारी ज़मीन मत ली जाइए, हमारा जो वहाँ का जो मैदान है या वहाँ का जो पहाड़ है जिसमें से खनन होती है, उस खनन के विरोध में वो बोलते थे। उनका ये कहना था कि हमको अपने पारंपरिक जीवन में हमारे तरीके से हम क्या कहते हैं, अगर डेवलपमेंट हो तो उसके विरोध नहीं करते हैं, पर कम से कम हमारे जीवन के साथ, हमारे अधिकारों के साथ सुसंगत होना चाहिए। इसी के कारण से एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों के तादाद में लोगों को अगर अंदर डाल दिया जाता है। तो मुद्दा ये है कि अगर आप इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से भी अगर विरोध नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको लोकशाही कैसे कहेंगे? दूसरा, आप जो ये कर रहे हैं विरोध, आखिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो इसको बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहते थे। हम तो चाहते हैं, अभी हमारी अगर सरकार ने परमिशन दी तो इस पूरे गुजरात के अंदर कम से कम 25 से 30 शहर में हो जाएगा और लोग आने के लिए तैयार। पर हम भी ऐसा नहीं चाहता कि फादर स्टैन की जो मृत्यु की जो एक संदेश पूरे देश पे जाना चाहिए, वो ये जाना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने वाले लोग में से हैं। हमारा प्रोटेस्ट बड़ा पीसफुल होना चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं वो अपने आवाज़ से और अपने जो साथी लोग यहाँ हैं उनके इतने लोगों के आने से ही हो जाता है। तो इसीलिए हमारा मुद्दा ये है कि आज पूरे देश के अंदर ये बात बन रही है। आज खाली देश में नहीं, विदेश में सबसे बड़ा, पूरे दुनिया के अंदर किसी देश की छवि सबसे कम हो रही है लोकशाही के मापदंड में, तो वो भारत का है। हाँ, प्रेस की आज़ादी को लेकर सब कुछ तरह से लेकर भारत। और अगर वो हमारी देश की स्थिति इतनी खराब होती जाती है तो लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अहमदाबाद या गुजरात में लोग चुप नहीं है। हो सकता है आपने बहुत दमन किया इसलिए उतने तादाद में नहीं आ सकते हैं, पर फिर भी लोग आएंगे। यहाँ पर शमशाद, एडवोकेट शमशाद भी हमारे साथ है। शमशाद, आप एक एडवोकेट भी हैं और फादर स्टैन के साथ में जो चीज़ें हुई है कि जेड काफ़ी इनकी उम्र थी, उसके बावजूद उन्हें जो है मानवता के आधार पर भी उन्हें ज़मानत भी नहीं मिली, उनकी मौत हो गई। ये पूरा मामला आप देखा, यहाँ पर कैंडल मार्च जो लोग निकाल रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो आखिरकार क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर, क्या मैसेज आप यहाँ से देना? देखिए, जिस तरह से भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और ये कि जिन लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो वो लोग जिनको हाशियों में धकेल दिया गया है कुछ चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों या देश में रहने वाला गरीब मुसलमान हो, इनकी आवाज़ उठाने वाले तमाम लोगों को, जो इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इनके हक़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं,
अगर उनको मदद कर रहे हैं तो उनको या तो आतंकवादी कहा जाएगा या नक्सलवादी कहा जाएगा और ऐसा कहते हुए जेल में डाला जाएगा। ठीक है, अगर सत्ता आपके पास है, अगर आपने सत्ता का इस्तेमाल किया है तो हमारी सत्ता के सामने लड़ाई तो है, लेकिन जो न्यायतंत्र आँख और कान अपने बंद करके बैठा है, ये उसके सामने भी हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहा है कि जिसने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया है कि बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। तो अगर 84 इयर्स के एक बुज़ुर्ग को इस प्रिंसिपल जो लेट डाउन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने किया है, उसके बावजूद अगर बेल नहीं मिलती है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे लोकशाही के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद। तो ये देखा हमने जिस तरीके से ये जो पूरा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने कहा कि ये सिर्फ फादर स्टैंड का ही नहीं है, इससे और भी कई मामले थे। हमने देखा पिछले दिनों कि इस तरीके से कई लोगों को यूएपीए के आरोप में जो है वो पकड़ा गया, जेल में सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसा हमने पहले भी बताया कि फादर स्टैंड पर जो आरोप लगे थे कि जो भीमा कोरेगांव में जो दंगा हुआ उससे पहले एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बयान दिया, उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिरकार यूएपीए के लिए भी सरकार सिलेक्टिव क्यों रहती है। दिल्ली दंगों में सबके सामने वीडियो आए थे, किस तरीके से भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद बयानबाजी कर रहे थे, गोली मारे सालों को, ये बाकायदा सड़कों पर चलकर भड़काऊ भाषण इस तरीके के दे रहे थे। उन पर कोई यूएपीए नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर यूएपीए लग गया। दूसरा, 84 साल के बुजुर्ग बीमार थे हॉस्पिटल के अंदर, इन्हें ज़मानत नहीं दी गई, जबकि साध्वी प्रज्ञा जो हैं, जो भाजपा की सांसद हैं, उन्हें ज़मानत दे दी गई। आतंकवाद का उन पर आरोप था, उन्हें ज़मानत दे दी गई मानवता का आधार बताकर। इसी तरीके से गुजरात के ही मुफ्ती अब्दुल्ला थे, उनकी भी मौत हो गई जेल के अंदर। वो कई बार ज़मानत की अर्जी दे चुके, लेकिन उनकी ज़मानत जो है बार बार रद्द कर दी गई। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस पर ज़रूर जो है वो लोगों को भी सोचना चाहिए, सरकारों को भी सोचना चाहिए और न्यायपालिकाओं भी ज़रूर सोचना चाहिए। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।